अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ एक फ़्रेश एपिसोड के साथ, एक ग्रीन एंड फ्रेश एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। और हमेशा की तरह इंसान को सरसब्ज़ और शादाब होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ बैठी हुई हूँ वह माहौल भी बड़ा सरसब्ज़ और शादाब है। और जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, गो कि उन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो वो भी आपको सरसब्ज़ और शादाब ही नज़र आएंगे। बात करूँ मैं प्रोफेशंस की, और आपने जैसे देखा होगा कि हमने शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शख्सियात से इस प्रोग्राम में मुलाकात की, गो कि उनका ताल्लुक़ सिंगिंग से हो या एक्टिंग से। लेकिन हमने देखा है कि वो शख्सियात या वो अफराद जिनका ताल्लुक़, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड गो कि शोबिस से नहीं होती, उन्हें अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पीछे कोई नाम नहीं होता। जैसे कि हमारे माशरे का एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर आप फ़लाँ के बेटे हैं या फ़लाँ की बेटी हैं तो चलो आपके लिए तो रास्ते ही खुले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुलीग सिस्टम, कुछ हमारा मिजाज ऐसा है कि हम उन्हें वेलकम करते हैं। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, 23 साल से वो आपको एंटरटेन कर रहे थे अपनी आवाज़ के ज़रिए, लेकिन 23 साल के बाद गुनगुनाना उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि बहुत अब बॉसी हो गए हैं, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन हाउस जो संभाले हुए हैं। नाम लेकर ही समझ जाएंगे, और नाम लेकर ही अगर मैंने उनका आपका नाम लिया तो उनके सॉन्ग्स भी आपके जहन में आ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपके अपने तनवीर आफरीदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तनवीर साहब? बहुत अच्छा। सरसब्ज़ और शादाब, गो कि हमें एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला। कैसी रही आपकी माजी की ज़िंदगी, जिसमें आई थिंक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जैसे शुरू में आपने कहा था कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी मौसीकी के घराने से नहीं है, तो आपको अपना ये प्रोफेशन चूज़ करने में आपकी फैमिली का रिएक्शन, एंड देन क्लास 4 से जो आप गुनगुना रहे हैं? मैं चाइल्ड आर्टिस्ट था रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का, जब मैं चौथी क्लास में था। तो बचपन से ही मेरे अंदर ये चीज़ है। स्कूल में एक मरतबा इंस्पेक्शन करने वाली एक टीम आई, और कोई होते हैं ना जो नए टीचर बन रहे होते हैं, वो थीसिस वगैरह करते हैं, वो आ रहे होते हैं स्कूल में। तो उन्होंने मुझे एक राइम दी, अजीज़ मिरिठी की नज़म थी, तू है किताब मुझको निहायत अजीज़ है। तो वो बच्चे से कहा कि आप पढ़ के सुनाइए, तो उसने पढ़कर सुनाई, तो कहने लगे है कोई जो इसको गुनगुना कर सुना दे। अच्छा। तो सब सन्नाटा हो गया क्लास में, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा लाइए। अब मैंने वो किताब ली और उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। यानी अब आप ये सोचिए कि एक कलाम को यूं देखा और यूं ही उसकी तर्ज बन गई, और यूं ही मैंने उसको गुनगुना दिया। और क्लास 4 के और क्लास ऐसा नहीं कि सेकेंडरी में? मैं उस वक्त नहीं, उस वक्त मैं क्लास छठी क्लास में था। अच्छा, ठीक। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सलाहियत है जिसका इदराक मुझे अब होता है कि यार ये कितना मुश्किल काम था। अब मुझे कोई कहता है कॉम्पोजिशन करके दीजिए, तो मैं 6 दिन लगाता हूँ, बैठता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसके मिजाज को समझता हूँ, हारमोनियम लेता हूँ, उसकी मुख्तलिफ रागों में उसको टटोलता हूँ, फिर उसके बाद कोई उसकी एक शक्ल निकलती है, 2 शक्लें खुद रिजेक्ट करता हूँ, तीसरी अप्रूव करता हूँ, फिर वो क्लाइंट के पास जाती। तो बचपन से इनहेरिटेड एक चीज़ थी, मतलब इनबॉर्न एक टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ था। तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी मिरासी ख़ानदान में ही पैदा हों। अच्छा, मिरासी खानदान में पैदा हो। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि एक ज़माने में जब मुगलियाई दौर होते थे तो मिरासियों के ख़ानदान होते थे और वो उसमें बड़ा प्राउड फील करते थे। लेकिन आजकल अगर किसी सिंगर को हम मिरासी कह दें, जो कि आपने मुझे कहा, अभी इनसे बड़ी तफसील मेरी गुफ्तगू हुई प्रोग्राम से पहले, और उन्होंने मिरासी को लेकर कहने लगे ये ख़राब वर्ड नहीं। जी जनाब, वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तनवीर आफरीदी साहब से। गो के इस मुल्क में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्हें खुशकिस्मती से हमारे मुल्क के लेजेंडरी लोगों से अगर उनके उस्ताद रहे हों। तनवीर आफरीदी साहब अपनी किस्मत, हम ये कह सकते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, खुशकिस्मत साबित हुए कि इन्हें निसार बज़मी साहब जैसे उस्ताद मिले। पहली मुलाकात तो आई एम श्योर बहुत थे, कंफ्यूज थे, शिवरिंग थी, किस तरह हुई पहली मुलाकात उनसे? मैं जब स्ट्रगल टाइम में सोनिक एक जिसके कैसेट बहुत बिका करते थे, तो उसके स्टूडियो में मैं जाकर वैसे बैठा करता था, कुछ सीखने को मिलता था, कुछ म्यूजिशियन काम कर रहे थे तो उनको सिर्फ सुनते थे उनको? सिर्फ सुनता था, देखता था,
और फिर अपनी स्टडी पर अप्लाई। तो ऑर्केस्ट्राइजेशन देखता था वहाँ। उस तरह जाते जाते मैंने वहाँ दोस्ती कर ली। जो वहाँ के रिकॉर्डिस्ट हैं आदिल मंसूर भाई, मेरे सीनियर हैं, मैं आज भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ। और उनको उनके पास बैठने लगा तो वो मोहब्बत वाले आदमी थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े भी नहीं हैं, लेकिन सीनियरिटी में 4 स्टेप आ गए। तो उन्होंने मुझे मौका दिया बैठने का अपने पास। तो वहाँ म्यूजिशियन से राहो रस्म होती थी, उनको काम करते हुए देखता था, मज़ा आता था। तो उनसे मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा बस एक ड्रीम है कि बज़मी साहब का मैं शागिर्द बन जाऊँ इसी तरह। अच्छा, सही। तो कहने लगे कि अच्छा चलो, कभी तुम्हारा ये ड्रीम इंशाल्लाह पूरा करवाऊंगा। मेरी उनसे सलाम दुआ तो है, लेकिन वो बड़े आदमी हैं, तो कभी देखो इंशाल्लाह कुछ करते हैं। एक दिन मैं गया तो कहने लगे भाई तेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। कल जो है तेरे रूहानी उस्ताद जो है वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा। एक नेशनल सॉन्ग की। तो कल तू साफ सुथरा तैयार होकर साफ सुथरा। वो देखो स्ट्रगल टाइम हाँ। है, ये साफ सुथरा तैयार होना भी एक मतलब रखता है। सही। तो कहने लगे साफ सुथरा तैयार ताकि होकर इम्प्रेस हो जाए पर। अच्छे से कपड़े पहनकर मिठाई का डब्बा लेकर कल आ जाना। अच्छा। मैंने कहा वो और क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। मैंने सर पर दौड़ लगा दी, उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी। नींद ही नहीं आई होगी रात भर। मतलब आम रूटीन में पेस्ट करना, उस दिन मिसवाक की, क्योंकि बज़मी साहब मजहबी आदमी थे बहुत। हाँ। तो सुबह मतलब अगले दिन कलफ वाले वाइट कॉटन के शलवार कमीज निकाले और जनाब साफ सुथरी चप्पल वप्पल ये वो पहन के पे गया। मिठाई खरीदी। मिठाई खरीदने के बाद मैं कौन सी मिठाई थी? गुलाब जामुन भाषानी के हाँ, सही। वो लेकर अब मैं स्टूडियो पे गया। अब बज़मी साहब की जो रिकॉर्डिंग होती थी तो शहर के जितने भी म्यूजिशियन होते थे सब उसमें मौजूद होते थे, क्योंकि वो बड़े ऑर्केस्ट्रे के साथ रिकॉर्डिंग करने में मशहूर थे। तो मैंने देखा तो स्टूडियो के बाहर चप्पलों जूतियों का ढेर लगा हुआ, तो मेरी जान निकल गई वहीं अंदर। मैंने कहा तो आज सारे कराची के म्यूजिशियन हैं। हाँ। और इनके सामने अगर उन्होंने धुतकार दिया तो बड़ी टाइट किस्म की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं बहरहाल इंतजार, अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, पाँव भारी हो गए बड़े बड़े। हाँ, यार ये कैसे जाऊं अंदर। तो इतने में आदिल मंसूर बाहर आया। तो आदिल मंसूर ने मुझे हाथ से पकड़ा और मिठाई के डब्बे के साथ अंदर ले गया। मैंने मिठाई का डब्बा जो है वो उसके रिकॉर्डिंग मिक्सर के साथ सीडी प्लेयर के ऊपर रख दिया। बज़मी साहब ने ऐनक यूं करके देखा और उसके बाद काम में लग गए। थोड़ी देर बाद में अच्छा बस देखा और बस कुछ कोई बात नहीं, मैंने सलाम किया और बड़े खामोशी से। उनकी रिकॉर्डिंग में ज्यादा कोई बोल नहीं सकता, चिट चैट वाला माहौल होता नहीं था। बड़े बड़े सीनियर म्यूजिशियन भी खामोश और बाअदब बैठे होते थे और सिर्फ डिस्कशन हो रही होती थी कि जी ये कॉर्ड अच्छा ये ऐसे। कोई मतलब वहाँ पे कॉमेडी का सीन नहीं होता था। आम रिकॉर्डिंग्स हम लोग कर रहे थे तो जुगतबाजी। जी जनाब, वेलकम बैक। आज हम आके मुलाकात करवाने हैं तनवीर अफरीदी साहब से। शोबिज़ से वाबस्ता जितनी शख्सियात होती हैं उन्हें लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं। लेकिन जब बात शोबिज़ की आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा अच्छी फील्ड बुरी फील्ड, ये अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह है, सब जगह है। लेकिन हमें किस तरह अपने काम को आगे लेकर चलना है वो उस वक्त मुनहसर होता है जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे अपने टैलेंट पर। अफरीदी साहब, पहले एक ज़माना था, अगर मैं पीटीवी का दौर करूँ, 90s का बात करूँ, 70s की बात करूँ, उस वक्त जो हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते थे, जो डायरेक्टर होते थे, या फिर आप रेडियो टीवी की भी बात करें, वो लोग आवाज़ ढूंढते थे। वो रेगिस्तान से रेशमा को भी लेकर आए, वो मेहदी हसन साहब को भी कहाँ प्रोड्यूसर ने सुना, कहाँ आ गए। तो अब वो दौर नहीं है। अब कोई टीनेजर्स जाते हैं ना, यूथ देखते हैं उनको वो ग्लैमर नजर आता है, वो कहते हैं हाँ भाई तुम एक्टर बन सकते हो, हाँ तुम्हारी अच्छी आवाज़ है, गो के वो नहीं होती। तो ये फर्क आ गया। पैसा है तो भाई आप हिट हैं। बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि बात दुरुस्त है। असल में जिस दौर की आप बात कर रही हैं उस दौर में टीआरपीज नाम का जानवर नहीं था। तो चैनल भी तो एक था ना। हाँ, लेकिन उस चैनल पे तो मतलब टीआरपीज नहीं थी। मतलब वो फिल्म मीडियम था, पीटीवी मीडियम था, रेडियो पाकिस्तान मीडियम था, और कैसेट और लॉन्ग प्ले जो थे वो मीडियम थे। तो टीआरपीज नहीं थी। ये जानवर अभी आदमखोर दरिंदा नहीं आया था मार्केट में। देखिए उस वक्त जो थी ना, वो फिल्म वाला, फिल्म और गाना
बनाता था आवाम के लिए, उसकी जो टारगेट ऑडियंस थी, उसका जो क्लाइंट था, उसका जो फोकस था वो आवाम थे, वो पैसा आवाम से कमाता उसकी था। टीआरपी आवाम थी। उसकी टीआरपी जो थी वो आवाम से बनती थी, उसकी रेटिंग आवाम से बनती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि यार आवाम का, अगर मैं एक गाना बनाऊंगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, तो एक उसमें जो एक आहो फुगा थी, कैफियत थी, तो लोग रोते थे। ठीक है, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, आपको रिश्ते नाते फील होते थे। ठीक है ना? तो वो जैसे जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। अभी आप जो है ना घुंघरू पहनाकर और आज एक तवाइफ को कैरेक्टराइज करें, आज के बोलेंगे अरे भाई हमारे प्रोडक्ट को तवाइफ के साथ, भाई हमने आपके प्रोडक्ट पे लाना, तो हम ये गाना आवाम के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वो जो हम जो गाना बनाते थे, खुदा बंदा ये कैसे आग से जलती है सीने में, तो ये गाना यहाँ लगता था आकर। आज भी क्लासिक है। आज भी क्लासिक है ना, 60 साल मेरी उम्र से भी बड़ा गाना है, मतलब मेरे पुछलो वाले के बराबर दौर का 60 साल आ गया सब। अरे सीक्रेट था ना, मजाक कर रही हूँ। फिर शुरू में आपने कहा था ना उम्र का अंदाजा लगाओ। देखिए उम्र का अंदाजा तो मेरी उम्र कुरैशी भी नहीं लगा सकते। बोल दो क्या? अच्छा चलो वो बात कंप्लीट करें। बात यह है कि उम्र दिल होना चाहिए जवान उम्र अचकी रखा। तो ये जो गाने थे ये पब्लिक के लिए बनते थे, उन लोगों के लिए, एक आम आदमी, एक उनको उनका गाना होता, उनको गाना बनाना होता था उस आदमी के लिए जिसने टिकट लेके फिल्म देखनी है। एक आवाम में से एक आदमी, एक कोचवान, एक टांगे वाला, एक मैकेनिक, एक दुकानदार, एक स्कूल टीचर, ये सब तरह के लोग जो हैं वो सिनेमा में जाते हैं। सिनेमा में क्लासेस होती थी कि 5 रुपए की भी टिकट होती है, मतलब 11 रुपए की भी टिकट होती थी और 30 रुपए की भी टिकट होती थी। तो वो हर तरह का आदमी एक उस पाकिस्तानी फिल्म को जाके देख सकता था, एंजॉय कर सकता था, जिसकी जो हैसियत होती थी। अब तो 450 रुपए का टिकट है, चाहे सबसे अगली लाइन में बैठ जाए आप, चाहे सबसे अगली लाइन में बैठ जाए, चाहे सबसे पिछली लाइन में बैठ जाए, 450 550 रुपए का टिकट है। अगर पूरी फैमिली को लेकर आप जा रहे हैं तो एक आदमी जिसकी 14,000 रुपए तनख्वाह है, उसकी तो महीने की तनख्वाह गई। सही है। तो इन सरकमस्टांसेस के अंदर मतलब एक गरीब आदमी जो है वो फिल्म नहीं देख सकता, तो वो टोटल कॉर्पोरेट। अच्छा तनवीर साहब, ज़रूरी नहीं कि एक म्यूज़िक सुनने के लिए हमें फिल्म देखनी पड़े ना। म्यूज़िक तो अब हम सुन भी सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं सेल फोन के, लेकिन उस दौर में मुझे लगता था कि मेहनत होती थी। अगर फॉर एग्जांपल मैं रेशमा जी की बात करूँ, हमारी लेजेंडरी है, उनको रेगिस्तान से लाना, उनको शहरी माहौल में ढालना, उनकी तरबियत या म्यूज़िक की तो अपनी जगह, लेकिन उनकी शख्सियत तो निकाल कर उनको स्टार बनाना, तो शायद वो मेहनत अब हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, जो भी म्यूज़िक से वाबस्ता अफराद है वो करना नहीं चाहते। यूसी शबाना, रेशमा जी को सलीम गिलानी साहब एक प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान के, वो लेकर आए थे और उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि रेशमा को नल्हा धुला के साफ सुथरे कपड़े पहना के उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया और उनका संगीत जो था वो एज इट इज जो रेगिस्तान का लॉन्च कर दिया, उसकी ओरिजिनल फ्रेगनेंस के साथ। ठीक है, तो वो जो है वो लोगों को यहाँ लगा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बाज होया नेरा, आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। ख्याल मोहम्मद साहब, रफ़ीक शनवारी साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, और ज़रसांगा वहाँ की फोक आइकॉन हिदायतुल्लाह साहब, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पश्तो म्यूज़िक में बेशुमार काम किया, अभी भी कर रहे हैं। तो अब ये भी अगर कर रहे हैं, अगर मैं रीजनल लैंग्वेजेस के बस सिंधी में देखें तो वो अलन फ़कीर साहब थे, और ये तो मतलब सबका अपने, वो सिंगर्स अलग ही होते थे, उनका ड्रेस कोड के लिए थे, उनके अंदर प्योरिटी थी, वो एक रियल
थे, ठीक है, अब वो काम क्यों नहीं हो रहा? रीजनल लैंग्वेजेस को हमने बहुत पीछे कर दिया, माँ सिवाय इस तरह के जो मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं तो हम उसको रीमिक्स करके आज के सिंगर से उस गवा देते हैं, या मतलब रियल प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा हमें अब जो क्लासिक बन जाए? मैं बताता हूँ, देखिए पहले जो है ना नेशनल नेटवर्क के ऊपर हम रीजनल म्यूजिक को जगह देते थे। रीजनल म्यूजिक अब सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन नेशनल नेटवर्क पे नहीं है, उनके अपने चैनल्स हैं। सिंधी म्यूजिक हो रहा है, सबसे ज्यादा सिंधी गाना बनता है पाकिस्तान में इस वक्त, ठीक है, इस वक्त सबसे ज्यादा सिंधी गाना बनता है। पंजाब, मुझे लग रहा था पंजाब में उसको टिक नहीं, इस वक्त सिंध में 10-15 तो टॉप स्टार्स हैं जो सिंधी गानों की वजह से मकबूल हैं, ठीक है। आपने सुना होगा गाना रहे सदा सिंधु जी छोली मारू अरण जी मिठड़ी बोली गली गली आई घर घर गूंजण सिंध अमड़ जाना राना राना जिगे सिंध बारा जियन सिंधी टोपी अजरग बारा जियन। ये हमारे एक दोस्त हैं अहमद मुगल, उन्होंने गाया है और ताहिर आराई ने इसका वीडियो बनाया था। बहुत शाजिया खुश्क और तुफैल संजरानी साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस गाने में नहीं। हाँ? सिंधी सॉन्ग्स, और अगर मैं उसकी बात नहीं, देखिए इस वक्त जो सिंधी सबसे ज़्यादा सॉन्ग गाने वाला जो सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट है वो है शम्मन अली मीराली, ठीक है। फिर उसके साथ फौजिया सोमरो का बहुत बड़ा स्कोर है, फिर उसके साथ मुख्तार अली शीरी का बहुत बड़ा स्कोर है, फिर उसके बाद अहमद मुगल का बहुत बड़ा स्कोर है, फिर बीच में तुफैल संजरानी। और ये तो नेशनल नेटवर्क पे ज़्यादा नज़र आने की वजह से आपको याद रह गए, वरना ये जो आर्टिस्ट हैं, एक आशिक मजबूर एक गाना आया था सिंधी, वो मिलियंस में उसका कैसेट बिका, तो और बहुत सारे। अच्छा अफरीदी साहब, आपने तो मुझे लग रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री की पूरी डिक्शनरी खोल दी है, लेकिन वक्त अब मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जब हम पाकिस्तान म्यूजिक हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपको दावत देनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पूरा वो एक हिस्ट्री आपके पास मौजूद है। उसके लिए हम दोबारा एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जाते जाते आप अपनी आवाम को, अपने प्यारे प्यारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिर आपका एक सॉन्ग है। पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक के पिछले 50 सालों पर एक किताब मैंने लिखी है जो अब बहुत जल्दी मंजर आम पर आएगी, और एक किताब निसार बज़मी साहब की बायोग्राफी जो मुझे वो लिखवा कर गए थे, वो भी मैंने लिख दी है। ये दोनों किताबें मैं एक के बाद एक लॉन्च करूँगा। और पैगाम जो है वो मेरा ये है, पैगाम मेरा ये है कि पाकिस्तानी सॉन्ग्स को ज़रूर सुनें और प्रमोट करें, और जिन बच्चों ने पाकिस्तान की पुरानी म्यूज़िक नहीं सुनी उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि वो अहमद रुश्दी, नैयरा नूर, मसूद राना, मुजीब आलम, मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, इन लोगों के पुराने गाने ज़रूर सुने, तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स बने हैं। थैंक यू सो मच तनवीर आफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।